हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 10 सीबीएसई का लेक्चर 1 चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले जो आपकी हेडिंग आती है एनसीईआरटी और एसचान के अकॉर्डिंग वो है केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी कोई एक, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स जैसे ए और बी मिलकर के कोई एक प्रोडक्ट बनाते हैं जैसे ए बी। अब ये कोई एक रिएक्टेंट है, ये दूसरा रिएक्टेंट है, दोनों मिलकर के एक प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। और ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अपने पेरेंट्स रिएक्टेंट से एकदम डिफर होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम बात करें तो जब हम चाय बनाते हैं तो हम दूध लेते हैं, पानी लेते हैं, शुगर ऐड करते हैं, उसमें चाय पत्ती ऐड करते हैं। इन सबकी प्रॉपर्टीज अपने आप में इंडिविजुअल्स अलग अलग होती हैं, लेकिन जो चाय बनकर के प्रोडक्ट हमारा तैयार होता है उसकी प्रॉपर्टी एकदम अपने पेरेंट से डिफर होती है। तो इस तरीके से बनती है केमिकल रिएक्शन। क्लास 9th में आपने डाल्टन को पढ़ा होगा, एटॉमिक सिद्धांत जिन्होंने दिया था। उन्होंने एक चीज बताई थी कि जो ये एलिमेंट्स होते हैं या जो ये भी रिएक्टेंट्स हैं, इनके अंदर जो पुराने बॉन्ड्स होते हैं वो टूटते हैं, न्यू अरेंजमेंट बनता है, नया बॉन्ड बनता है, नई तरीके से इनके एटम्स अरेंज होते हैं और इस तरीके से बनकर के आता है एक नया प्रोडक्ट जिसकी प्रॉपर्टी इनसे अलग होती है। इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस में आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, लाइक H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब यहां पर आप देखिए, यहां ऑक्सीजन की दो एटम हैं। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, यानी कि इसके एक मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम होते हैं। अब इस रिएक्शन को यहाँ पर बैलेंस करना भी जरूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पर दो एटम है, यहाँ ऑक्सीजन का केवल एक ही एटम है। तो जब इसको बैलेंस कराएंगे हम तो यहाँ पर हमें ट्वाइस देना पड़ेगा। ऑक्सीजन यहाँ पर 2, यहाँ ऑक्सीजन की दो मॉलिक्यूल हो गए, तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाता है। लेकिन अब यहाँ देखिए H2 और 2, तो यहाँ कितना हो जाएगा? H के 4 हो जाएंगे। यहाँ H कितना है? केवल 2 एटम है, तो हमें यहाँ पर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी होगी। ट्वाइस H2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस H2, यानी दो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन जाता है। यहाँ पर एक एलिमेंट हमने हाइड्रोजन लिया है और दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन लिया है, क्या बनता है? वाटर बनता है। तो ये केमिकल रिएक्शन हो गई। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं? आप HCl बना सकते हैं, HCl बना सकते हैं। तो आपको क्या लेना पड़ेगा? ऑब्वियसली हाइड्रोजन लेना पड़ेगा आपको। तो हाइड्रोजन के लिए क्या करेंगे? H2। ध्यान रखिए, आप केवल H नहीं लेंगे, क्योंकि H केवल सिंबल है। हमारी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स दिए हुए हैं वहां उन सभी के सिर्फ एटम्स दिए हुए हैं, या कह लीजिए सिंबल्स दिए हुए हैं, राइट। तो H2 प्लस Cl2, इसके यहां पर कितने एटम्स हैं? दो एटम्स हैं। क्लोरीन के कितने एटम्स हैं? दो एटम्स हैं। लेकिन यहां देखिए दोनों की एक एक एटम है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से आप बहुत सारी आप रिएक्शंस के एग्जांपल दे सकते हैं। जैसे आप CaSO3 बना सकते हैं, आप CaO बना सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड बना सकते हैं आप। इसके अलावा आप PCl3 PCl5 बना सकते हैं। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आप इजीली इन्हें कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम इसमें पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? केमिकल इक्वेशन क्या होता है? देखिए, अगर मैं यहाँ पे कहूं, एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट में लिखूं यहाँ पर कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर के वाटर की दो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, या फिर हम यहाँ पर इस चीज को लिखें मैग्नीशियम बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। एयर का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है। तो मैग्नीशियम बर्न्स इन द प्रेजेंस ऑफ द ऑक्सीजन गिव्स, या फिर कहेंगे हम प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो स्टेटमेंट है, अगर इस स्टेटमेंट को हम थ्योरेटिकली लिखेंगे तो ये काफी लंबा होने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसको? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, जब भी ऑक्सीजन की बात आएगी तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लिया जाएगा, यानी कि O2 लिया जाएगा। और ये क्या बना रहा है? MgO बना रहा है। गाइस, यहां पे आप जब भी कोई
रिएक्शन को आप लिखेंगे और उसमें जो आप प्रोडक्ट बनाएंगे उस प्रोडक्ट को आप बैलेंस के हिसाब से चेक कर लेंगे। 9th क्लास में आपने सीखा होगा AMG की बैलेंसी कितनी होती है, +2 होती है। ऑक्सीजन की बैलेंसी कितनी होती है, -2 होती है। ये इधर साइड आता है, ये इधर साइड आता है, यानी Mg2O2 ये कैंसल आउट हो जाता है। इसका मतलब हमारा जो फॉर्मूला है MgO बिल्कुल सही है। लेकिन फिर हमें क्या करना होता है, इसकी बैलेंसिंग करनी होती है। तो बैलेंस कैसे करेंगे, यहाँ पर MgO है, ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 हैं, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ट्वाइस करने वाले हैं। जब Mg के यहाँ पर 2 हो चुके हैं तो यहाँ पर Mg को यहाँ पर हमें यहाँ भी ट्वाइस करना पड़ता है। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि केमिकल रिएक्शन की अगर हम डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, ये क्या चीज हुई, स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हुआ, यही ना। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, रिप्रेजेंटिंग मैनर, आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग मैनर, या आप लिख सकते हैं रिप्रेजेंटिंग वे ऑफ ए केमिकल रिएक्शन with the help of symbols and formulas is known as the chemical equation। यानी कि सिंबल्स की हेल्प से और केमिकल फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी केमिकल रिएक्शन स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करना क्या कहलाता है, केमिकल इक्वेशन कहलाता है। आप यहां पर ये वाला एग्जांपल दे सकते हैं, आप ये भी एग्जांपल दे सकते हैं जो हमने केमिकल रिएक्शन में यहाँ पर यूज किए थे। आप इन एग्जांपल्स को भी यहाँ पे दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये केमिकल इक्वेशन यहाँ पे कवर हो जाता है हमारा। इसके बाद यहाँ पे अब हम सीखने वाले हैं नेक्स्ट कि यदि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है तो हम कैसे पता करें कि वहां पर वो केमिकल रिएक्शन ही हो रही है ना। और उससे पहले एक छोटी सी चीज हम और कवर करने वाले हैं कि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज में अंतर। यहां बच्चे बहुत ज्यादा गलतियां करते हैं क्योंकि केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज, देखिए इसमें 2 कंडीशन है और दोनों ही कंडीशन देखने के बाद हमें आंसर करना होता है। बच्चे करते क्या है, केमिकल चेंज की जब भी बात आती है तो इसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज आर नोन एज द केमिकल चेंज। तो फर्स्ट चीज यहां पे आ जाती है इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है। लेकिन अब एक क्वेश्चन अगर सपोज दैट आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई एक पका हुआ आम है और वो पेड़ से टूट करके नीचे गिर जाता है, तो ये कैसा चेंज हुआ, इरिवर्सिबल हुआ, क्योंकि ये वापस से जाकर के जुड़ नहीं सकता। तो आप टिक करने वाले हैं इरिवर्सिबल चेंज है तो केमिकल चेंज हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर मैंने कहा कि 2 कंडीशन होती हैं, हमें दोनों कंडीशन पहले देखनी चाहिए और दोनों कंडीशन जब हमारी फुलफिल हो रही हो उसके बाद हमें आंसर करना चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन है कि वो चेंजेस इरिवर्सिबल होने चाहिए, यानी कि अपने पहले वाली स्टेज में वापस लौट करके वो नहीं आए। दूसरी कंडीशन क्या है कि यहां पर न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होता है। तो सेकंड कंडीशन क्या हुई, न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नया प्रोडक्ट बनता है। अब ऊपर से आम टूट करके नीचे गिरा तो वो अभी भी टूटने के बावजूद भी रहेगा तो आम ही ना, वो आम से केला थोड़ी बन जाएगा ना, वो सेब बन जाएगा। तो न्यू प्रोडक्ट यहां पर फॉर्म नहीं हुआ, बेशक कि वो इरिवर्सिबल चेंज है। तो हम दोनों कंडीशन को देखने के बाद ये कहेंगे कि वो केमिकल चेंज है या फिजिकल चेंज है। तो ये कैसा चेंज होगा, ये फिजिकल चेंज होगा, ठीक है। फिजिकल चेंज आप सेम इसी तरीके से इसका जस्ट अपोजिट आप यहां पर समझ लेंगे, ये इरिवर्सिबल होता है और फिजिकल चेंज कैसे होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये रिवर्सिबल चेंज होते हैं। और ये रिवर्सिबल चेंजेस होते हैं। और सेकंड कि यहां पर नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, नो न्यू प्रोडक्ट फॉर्म, यहां पर कोई भी न्यू प्रोडक्ट नहीं बनता।